गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए इससे पहले वाले हमने भारतीय संस्कृति में के फर्स्ट पार्ट में आपको हमने गद्यांश 5 तक पढ़ाया था। आज हम आपको गद्यांश 6 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए गद्यांश 6 में क्या कहा है लेखक ने कि ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। नैतिक का मतलब होता है हमारा नीति से संबंधित और आध्यात्मिक होता है आत्मा से संबंधित। तो ये एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। किसके लिए कहा गया है? यानी जो अमरता हमें मिली है, सत्य और अहिंसा रूपी अमरता, जो हमारी एकता और समन्वय की भावना जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो सब उसी को कहते हैं। ये सब नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो हमें प्राप्त हुई है और अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। क्या चलता रहा है, क्या बहता रहा है? ये अमृत का जो स्रोत है, जो अमृतत्व हमें मिला है, सत्य और अहिंसा का, समन्वय की भावना का, मतलब मानवता का जो हमें मिला है स्रोत, ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने यानी मूर्त और अमूर्त रूप से जो मिला है, यानी मूर्त रूप से होकर के यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संपूर्ण देश में बहता रहा है, यानी चलता रहा है हमेशा से। और कभी कभी ये हुआ है, कभी कभी मूर्त रूप से होकर हमारे सामने आता रहा है, कभी कभी मूर्त रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने ये आता रहा है। ये हमारा सौभाग्य रहा है कि ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते रोते भी देखा है। ये कहा गया है महात्मा गांधी के लिए कि ऐसा ही मूर्त रूप, यानी जो जिसने हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ऐसा ही मूर्त रूप या ऐसा ही प्रत्यक्ष रूप हमने अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते देखा है। यानी महात्मा गांधी को देखा है हमने चलते फिरते, महात्मा गांधी को प्रत्यक्ष रूप से हमने देखा है, जिन्होंने हमें अमरता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने हमें अमरता के माध्यम से, सत्य और अहिंसा के माध्यम से हमें स्वतंत्रता दिलाई। तो कह रहे हैं जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके। यानी उन्होंने क्या किया है, जब हम परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तब हमारा जो हम सब कैसे हो गए थे, निराश हो गए थे हम सब। परतंत्रता यानी जब हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलाम था, अंग्रेज़ों की परतंत्रता की बेड़ियों में हमारा देश जकड़ा हुआ था, तब कह रहे हैं तब जाकर के इन्होंने आकर के क्या किया, हमारे मुरझाए हुए हृदय में या हमारी सूखी हड्डियों में कह लो नई मज्जा डाली। मज्जा माने होता है चर्बी। तो उन्होंने क्या किया है, हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ा करके हमारे अंदर एक आशा रूपी जो है, आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया है। कह लीजिए ऐसे कि जिन्होंने हमें अमृत की याद दिला करके हमें अमृत का पाठ पढ़ाया और प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप जो हम निराश हो गए थे, हमारे निराशा रूपी हृदय में उन्होंने क्या रूपी, आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया और हमारी सूखी हड्डियों में यानी मज्जा प्रदान की। यानी काहे की मज्जा प्रदान की? उन्होंने अमृत तत्व की स्मृति की याद दिलाकर उन्होंने हमें मज्जा प्रदान की और मुरझाए हुए दिलों को उन्होंने फिर से खिला दिया। उन्होंने क्या किया, जितने मुरझाए हुए जो मनुष्य निराशा में जी रहे थे, उनको क्या किया, उनके मुरझाए हुए दिलों को उन्होंने फिर से खिला दिया। वो अमृत सत्य और अहिंसा का है। वो अमृत किसका है? सत्य और अहिंसा का है। जो सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी ने हमें दिया है, वो भारत के लोगों को उससे नया जीवन मिलता है। नया जीवन उन्होंने, समझ लो पूरे भारत को उन्होंने एक नया जीवन प्रदान किया है और ये समृद्ध तत्व को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। जो उन्होंने हमें मानवता का पाठ पढ़ाया, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसका अनुभव ही मानव जीवन को, जितना भी संपूर्ण मानव जीवन है, मानव जीवन के लिए आवश्यक है उसका अनुभव। और वही अनुभव हमें अमृत तत्व के से मतलब कहना चाहिए कि जीवन का विकास करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हम उनके जो उन्होंने हमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने के लिए जो हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हम उसे हमेशा याद रखें। ये आपको गद्यांश 6 आपको करना है कॉपी में बच्चों, और इसका क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। 2, 3 और 4 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। उसके बाद आता है गद्यांश 7। देखिए
गद्यांश 7 में लेखक क्या कर रहे हैं, इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। हम क्या कर चुके हैं, इस देश में प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, प्रजातंत्र यानी कि जब हम जो जहाँ पे लेखक कह रहे हैं प्रजातंत्र की स्थापना का मतलब ये है कि हम पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं, हमें पूरी स्वतंत्रता मिल चुकी है और हम चाहे जिस तरह भी चाहें अपने देश की हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वो अपना पूरा विकास कर सके। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपना पूरा विकास कर सके। और साथ ही साथ ये भी है कि सामूहिक और सामाजिक एकता का भी, कि सामूहिक यानी सब मिल करके, समूह बना करके या सब लोग मिल करके सभी के साथ समन्वय की भावना रख करके समाज में एकता बना करके हम अपने देश का विकास कर सकें या व्यक्ति अपना विकास कर सके। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। देखिए कह रहे हैं व्यक्ति और समाज के बीच में जो विरोध का आभास कब होता है, जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं। तो चाहे मतलब क्या गलत उपयोग करते हैं अपनी स्वतंत्रता का, कि हम अपने किसी भी कार्य को करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र तो हैं, लेकिन हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। हमें नैतिकता के अंदर रहकर कार्य करना चाहिए। नैतिकता भी एक हमारा कर्तव्य है कि हमें ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए जो कि किसी के जो उन्नति में बाधक हो। व्यक्ति और समाज के बीच विरोध का आभास होता है। जब व्यक्ति और समाज के बीच में जो विरोध का आभास कब होता है, जब व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है। जब व्यक्ति क्या चाहता है, अपनी उन्नति, कि हमारी उन्नति हो, हमारा विकास हो। और यदि एक की उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है। होगा कि नहीं होगा। जब जो है हम अपनी उन्नति चाहेंगे और अपनी उन्नति के साथ किसी और की उसमें उन्नति हो रही है, किसी और का नुकसान हो रहा है, तो क्या होगा, तब इससे संघर्ष पैदा होगा। तो हमारे कार्य में भी समस्या पैदा होगी। तो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि किसी और के कार्य में समस्या ना पैदा हो। हम अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कभी भी ऐसा ना करें कि किसी और का कोई नुकसान हो, क्योंकि तभी संघर्ष पैदा होता है। और जब संघर्ष पैदा होता है तभी जा करके हमारे देश का विकास रुकता है। और ये संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब उसके विकास के पथ अहिंसा के हों। ये कब दूर हो सकता है, जब हम सब अहिंसा के मार्ग पर चलें। यदि हम ऐसा करेंगे तो अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, ऐसी संघर्ष की स्थिति कभी पैदा ही नहीं होगी। और हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। हमारी यानी जो अगर हमें कोई भी कार्य करेंगे, अगर हम उसमें अगर हमारे स्वार्थ में आकर के हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी और के में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो स्थिति पैदा होगी। और अगर हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, हमें अहिंसा के भाव का हमें हर समय अनुसरण करते रहना चाहिए कि हम जो है अहिंसा के आधार पर अपना कार्य करें, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। हमारी संस्कृति का जो मूलाधार है इसी अहिंसा के आधार पर स्थित है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। कभी भी देखिए आप, कभी भी जब हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है कि हम मानवीयता की बात, मानवता की बात की जाती है, तब अहिंसा को मुख्य स्थान दिया जाता है। अहिंसा का कि मनुष्य अहिंसा का मार्ग अपना करके ही उन्नति और विकास कर सकता है या अपने मार्ग को आगे बढ़ा सकता है, अपने समाज को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट आता है गद्यांश 8। देखिए गद्यांश 8 में लेखक क्या कर रहे हैं, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। यानी हमारी जो संस्कृति का जो आधार है वो किस पर है स्थित, अहिंसा के तत्व पर। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को इसमें मुख्य स्थान दिया गया है। और अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप क्या है, त्याग। जहाँ पर त्याग होगा वहाँ अहिंसा होगी, वहाँ त्याग होगा। और हिंसा का दूसरा रूप क्या है, स्वार्थ। जिस तरह से अहिंसा और अहिंसा दोनों साथ साथ चलते हैं, उसी तरह से त्याग और स्वार्थ ये दोनों का मतलब संगम है, कह लीजिए कि दोनों का संगम है। सत्य और अहिंसा का संगम और ये हिंसा और स्वार्थ का संगम साथ साथ चलता है। जहाँ पर यानी कह रहे हैं अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। अगर हम अहिंसा के चलेंगे तो अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो हमारे अंदर त्याग की भावना होगी। और अगर हम हिंसात्मक भावना को अपनाएंगे तो हमारे अंदर स्वार्थ की भावना होगी, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। यानी अगर हम अपना भोग के रूप में जो कहते हैं, जब भोग कैसे हमारी हम अपनी अगर संस्कृति, हम अपनी सभ्यता
अपने सभ्यता के आधार पर चलेंगे तो ही क्योंकि भोग से ही त्याग, भोग मानी भोग भी त्याग से ही निकाला गया है और भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। जो भोग है यानी जैसे वेदों में कहा गया है कि देखिए नीचे लिखा हुआ है, भोग भी त्याग में ही पाया जाता है। श्रुति कहती है, श्रुति माने वेद कह लो, उपनिषद कह लो, कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि त्याग पूर्वक वस्तुओं का भोग करो, यानी त्याग की भावना के साथ वस्तुओं का भोग करो। इसी के आधार पर हम जो है यानी अपना कार्य, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति के बीच में जो विरोध की भावना है, या समाज का एक समाज का दूसरे समाज के प्रति विरोध की भावना है, या आपस में देश और देश के प्रति विरोध की भावना है, उसको मिटाएंगे तभी हमारी नैतिकता और हमारे जो है वो कह रहे हैं दोनों का जो विरोध हम मिटा देंगे, देश और देश के विरोध को मिटाएंगे, समाज और समाज के बीच का, व्यक्ति और समाज के विरोध का, तब हमारी नैतिक चेतना इसी तत्व के ओतप्रोत पर है। यानी हमारी जो नैतिक चेतना इसी तत्व से संपन्न होगी। इसी तत्व को जब हम ले करके आधार मान करके चलेंगे, तभी हमारी जो चेतना है वो इसी तत्व के आधार पर संपन्न होगी। नेक्स्ट आता है गद्यांश 9। देखिए इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचारधाराओं को स्वच्छंदता पूर्वक अपने अपने रास्ते बहने दिया। लेखक यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, इसलिए हमने अपनी भिन्न भिन्न विचारधाराएं जो यानी क्योंकि अलग अलग देश के लोग, हमारे देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग भाषाओं वाले हैं, तो भिन्न भिन्न विचारधारा भी हो सकती है, तो अलग अलग विचारधारा भी हो सकती है, तो हमने उसको स्वच्छंदतापूर्वक बहने दिया। यानी स्वच्छंदतापूर्वक यानी विचारधाराओं को अलग अलग तो बहने दिया, तो अपने अपने रास्ते बहने दिया। भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों को स्वतंत्रतापूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया। यानी कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो विचारधाराएं हैं, चाहे वो मतलब धर्म के रूप में हो, चाहे वो भाषा के रूप में हो, वो सदैव हमने उनको विकसित होने दिया। विकसित होने के लिए उनको स्वतंत्र रूप से उनको प्रस्फुटित यानी फलने फूलने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृति को अपने में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया। अलग अलग संस्कृति को, तभी तो हमारी सभ्यता बनी, तभी तो हमारी संस्कृति बनी। तो हमने क्योंकि भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने आप में मिलाया और अपने को उसमें मिलने दिया, और देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर, यानी जो तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द के से स्थापित किए। यानी कहने का मतलब लेखक क्या है कि देश और विदेश में जो एक सूत्रता होती है, जो एक प्रेम होता है, एक सूत्र में बंधे होते हैं लोग, जो उसमें एकता होती है, मानवता होती है, वो तलवार के जोर से नहीं होती है बल्कि प्रेम और सौहार्द यानी हृदय से होती है, प्रेम पूर्वक हृदय से होती है। तो कह रहे हैं उसको हमने स्थापित किया। दूसरे के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया। यानी कभी कभी लोग होते हैं जो अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठाते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती से तलवारों के ज़ोर से दूसरों के पैरों पर, घर पर, हाथ पैरों पर, घर पर मतलब हाथ पैरों का मतलब है उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, उनका शोषण करते हैं, काम करवाते हैं, पैसे नहीं देते। इस तरह से उनके हाथों पैरों पर, घर पर और संस्कृति पर ज़बरदस्ती हमने कभी भी कब्जा नहीं किया। भारत के लोगों ने उनके हृदय को जीता है और इसी वजह से प्रभुत्व और चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है। और यही कारण है कि आज हमारा जो प्रभुत्व माने होता है अधिकार, और यही कारण है कि आज हमने सबके हृदय को जीता है, सबके हृदय पर अधिकार किया है, सभी के चरित्र और चेतना का मतलब सबको जगाया है। आज भी बहुत अंशों में कायम है, जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए हैं और भूलते जा रहे हैं। लेकिन लेखक यहाँ पे देखिए बहुत उदास हो गए हैं लास्ट में, और उन्होंने क्या कहा है कि आज जो वर्तमान स्थिति है वो अलग सी प्रतीत हो रही है, अलग पता चल रही है कि आज अलग हो गई है, भिन्न हो गई है। इसलिए लेखक को बहुत दुख है इस बात का कि आज हमारे जो भारतीय लोग हैं अपने गुणों को स्वयं भूलते जा रहे हैं, और यही चीज़ जो होती है जो भूल गए हैं वो क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें निराशाजनक स्थिति को दर्शाती है कि इससे ये बात जाहिर होती है कि इससे हमारे देश का पतन हो सकता है, हमारे देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर था ये अभी आपका एक सेकंड पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। अभी इसमें अभी 4 पैराग्राफ और रह गए हैं बच्चों, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ओके, सी यू।